जय हिंद, जय जोहार। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत सीजीएसआई मेंस मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम पुलिस विभाग के द्वारा जारी किया जा चुका है। जी हाँ, यदि आपको अभी तक इसकी जानकारी नहीं है तो जल्द से जल्द पुलिस विभाग की वेबसाइट खोलें या सकार एकेडमी या स्वप्निल मैथ्स जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इन दोनों चैनल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से भी इसके कंप्लीट सिलेबस को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज कि इस वीडियो का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई पुलिस विभाग के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है, इस सिलेबस का एक कंप्लीट एनालिसिस, एक विस्तृत चर्चा करना। भाई यह वीडियो लाने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि बहुत सारे विद्यार्थियों का मुझे मैसेज आ रहा था, उन्हें यह डाउट था कि भाई इस टॉपिक के अंतर्गत जो ये लिख दिया है ये क्या है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, या मैथ्स का तो केवल 2 ही टॉपिक के अंतर्गत उल्लेख है, 15 में से 2 ही मैथ्स है, यानी मैथ्स जो है वो कम आएगा, ऐसा सवाल मन में आ रहा है। तो इन सभी सवालों के जवाब और आपकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए इस वीडियो को मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आज के इस वीडियो में जो हमारा सीजीएसआई मेंस का सिलेबस है, भाई सिलेबस तो पूरा जारी किया जा चुका है। पेपर 1 आपका लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, जिसके अंतर्गत पेपर 2 आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य जागरूकता वाला पेपर है। पेपर 3 आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये 3 पेपर कंपलसरी है। इसके अलावा मैथ्स एंड साइंस का पेपर चौथा और 5वां पेपर कंप्यूटर। ये पांचों के सिलेबस जो है वो जारी किए जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जो एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर है, मैथ्स और रीजनिंग का पेपर है, उसके अंतर्गत कौन से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और हमें उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, इस पर आज हम पूरा विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई यदि आप सीजीएसआई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी सकार एकेडमी में संचालित है और ऑनलाइन में लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस सकार एकेडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे एसआई मेंस के सिलेबस की हम बात करें तो सबसे पहला वाला जो हमारा टॉपिक है वो है एनालॉगी, सादृश्यता। ठीक, रीजनिंग की कोई भी बुक आपके पास होगी उसमें डेफिनेटली आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, सादृश्यता। सादृश्यता टॉपिक कहने का मतलब, अब देखिए इस टॉपिक के अंतर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा क्या क्या लिख दिया है, ये शब्दार्थ क्या होता है, अलंकारिक सादृश्यता क्या होती है, अक्षर और संख्या, प्रतीकात्मक संख्या, छवियों और अर्थ आधारित सादृश्यता, ये क्या है, इसमें परेशान नहीं होना है, कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी लिख दिया है। ये सादृश्यता वो टॉपिक है जब रीजनिंग में आप इस प्रकार के क्वेश्चन देखे होंगे कि अगर 2 है तो 8 समानुपात का चिन्ह होगा, 3 तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, ये संख्या आधारित सादृश्यता है। तो हमें पैटर्न क्लियर है, 2 की घात 3 8 होता है, इसीलिए 3 की घात 3 27। अब आपको लग सकता है नहीं सर 2 चौक 8 तो 3 चौक 12 भी तो हो सकता है, ऑप्शन में बिल्कुल ये कमेंट भी करके कुछ बता सकते हैं। ये सारा चीज डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन में 12 दिया है या 27 दिया है। खैर इसको हम पढ़ते हैं क्लास में, इसका पैटर्न सीखते हैं। या वही हम अक्षर आधारित बात करें तो भाई यहाँ ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया, यहाँ पे आपका डी दे दिया, तो यहाँ क्या आएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो भाई संभावित रूप से ऑप्शन में ई दिया है तो ई आ जाएगा। अब यहां पर लिखा हुआ है कि भाई शब्दार्थ आधारित अलंकारिक सादृश्यता। शब्दार्थ आधारित कहने का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है आपके लिए चाय और कोलन करके लिख दिया यहाँ पे मान लीजिए गर्म, फिर समानुपात का चिन्ह लगा दिया, यहाँ लिखा बर्फ और यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो इसका मतलब क्या है, चाय का गर्म से क्या संबंध है, चाय की विशेषता है वो गर्म है, तो बर्फ की विशेषता क्या होगी, ठंडा या ठंडी, जो भी ऑप्शन में दिया है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो सारे टॉपिक है वो क्या कहलाते हैं, एनालॉगी। अब यही एनालॉगी अगर नंबर नॉन वर्बल पे बेस्ड होगा, नॉन वर्बल पे बेस्ड होगा तो उसे ही कहा जाएगा छवियों पर आधारित। जैसे आपने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन देखा होगा कि भाई यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ यहाँ माइनस दिया है, यहाँ प्लस दिया है, फिर कोलन करके एक बॉक्स है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ इनटू दे दिया है, फिर सेमी कोलन करके यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पर भी मान लो कोई ऐसा चिन्ह दे दिया है, प्लस दे दिया है, इनटू दे दिया है, डिवाइड दे दिया है। अब यहाँ पर कौन आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, इनटू आएगा, डिवाइड, हो सकता है ऑप्शन में बीच का कोई चिन्ह दिया होगा। मतलब ये मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। तो ये अगर एनालॉगी वाला कॉन्सेप्ट नॉन वर्बल में डाल दिया,
वो छवियों पर आधारित। आपके सिलेबस में जहां जहां छवियों पर आधारित लिखा हुआ है, चित्र पर आधारित, छवियों पर आधारित, उसका सीधा रिलेशन है नॉन वर्बल रीजनिंग से। और नॉन वर्बल रीजनिंग वो है जिसमें सारे डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपका क्या, एनालॉगी। समझ में आया एनालॉगी क्या होता है, सादृश्यता। परेशान नहीं होना अंदर क्या लिखा है, मैं सब बता दे रहा हूं आपको अंदर क्या लिखा हुआ है। और अभी तक यदि आपने मेरा चैनल स्वप्निल मैथ्स, भाई यूट्यूब में मेरा एक अलग चैनल है जो बिल्कुल मैथ्स और रीजनिंग के लिए डेडिकेटेड है, यदि आपने उसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर जुड़िए। स्वप्निल मैथ्स के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है। हाँ, जिनके पास अभी तक एसआई मेंस का सिलेबस नहीं पहुंच पाया है या पुलिस विभाग की वेबसाइट नहीं खुल रही है, तो स्वप्निल मैथ्स के टेलीग्राम चैनल या स्वप्निल मैथ्स के अलावा सकार एकेडमी के भी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सेकंड नंबर का, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कोडिंग डिकोडिंग कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए ए बी सी डी को किसी कूट भाषा में बी सी डी ई लिखा जाता है, तो उसी तरीके से जे के एल एम को क्या लिखा जाएगा, इस प्रकार का एक क्वेश्चन होता है। तो भाई हम पैटर्न ढूंढते हैं कि भाई ए से बी हो गया +1, बी से सी +1, सी से डी, डी से ई, क्या हो रहा है, एक एक अल्फाबेट बढ़ जा रहा है, सॉरी। तो वही पैटर्न हम यहां लगा देंगे, जे का हो जाएगा के एल एम और एन। ये कोडिंग डिकोडिंग का सबसे बेसिक वैरायटी है। अब इसी कोडिंग डिकोडिंग में और भी चीजें आती है। इसी कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट होता है, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे एग्जाम में, लाल को नीला कहा जाए, नीले को काला कहा जाए, काले को पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए, हरे को संतरा कहा जाए, तो केले का रंग क्या है, तो भाई केले का रंग पीला है, अब पीले को संतरा कहा जा रहा है, तो केले का रंग कहलाएगा संतरा। तो ये क्वेश्चन को बनाते कैसे, वो तो हम क्लास में सीखेंगे और कोर्सेज में सीखेंगे। कोर्सेज आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, आप स्वयं तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी डाउट रहता है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। भाई स्वप्निल मैथ्स टेलीग्राम ग्रुप मैंने इसीलिए बनाया है कि जिसको जो भी डाउट है क्वेश्चन सीधा वहां आप दाग सकते हैं, हम जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में और भी वैरायटी होती है, जैसे कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, दिस इज बुक को लिखा जाता है मान लो LANATA, ऐसे ही एक और लाइन दे देगा, ऐसे ही एक और लाइन दे देगा, और किसी भी वर्ड का कोड आपसे पूछेगा। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का एक विशिष्ट वैरायटी है। अब इसमें वर्ड से लेटर को कंपेयर कर रहा है, वर्ड से वर्ड को कंपेयर भी कर सकता है, वर्ड से यहां पर नंबर भी लिख सकता है, तो इसे ही कोडिंग एंड डिकोडिंग कहा जाता है। तो ये कुछ 2-3 वैरायटी मैंने आपको बताया ताकि आपको समझ में आ जाए टॉपिक क्या है। तो रीजनिंग की जो भी बुक होगी आपके पास, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप परफेक्ट की दीपक कुमार या लूसेंट की जो रीजनिंग आती है उससे आप प्रैक्टिस करें, और व्यापम के जो पुराने क्वेश्चन, जिस भी पब्लिकेशन में आपको भरोसा हो, आप उसकी पुस्तक एक रीजनिंग की ले सकते हैं, पुराने क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के बाद हमारा तीसरा टॉपिक है भाई वर्गीकरण, इसे क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अब ये भी है आपका क्या, शब्दार्थ और अलंकारिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक वर्गीकरण। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो टॉपिक है, इसे हम आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में कहते हैं विषम का चयन करना, चूज ऑड वन। भाई दिए गए ऑप्शन में ऑड क्या है, जैसे मान लो ABCD, इसमें ऑड क्या है, क्वेश्चन के ऊपर पूरा डिटेल कहानी लिखाया रहेगा कि दिए गए ऑप्शन में से 3 एक विशिष्ट समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका चयन करें जो उससे अलग है, ऐसा डिटेल क्वेश्चन लिखाया रहेगा, आपको जो अलग है उसे बताना है। तो भाई ABCD में अलग है आपका A, क्योंकि ये वॉवेल है। भाई कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, जो जो क्वेश्चन में उदाहरण में दे रहा हूं, अगर आपको आंसर पता है तो जरूर बताइए। ठीक, तो इसमें है ए क्योंकि ए वॉवेल है और बाकी कॉन्सोनेंट है, ए स्वर है बाकी व्यंजन है। ठीक, इसीलिए यहां पर ए अलग होगा। इसी में कुछ टॉपिक होगा आपका इस प्रकार का, जैसे कि मान लेते हैं एक मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, यहां पर दे दिया है 9, यहां पर दे दिया है 7, यहां पर दे दिया है 11 और यहां पर दे दिया है 13। तो ये संख्या पर आधारित हो जाएगा, संख्या पर आधारित हो गया। अब इसमें पूछ रहा है अलग कौन सा है, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आपको पता है तो कमेंट पे मुझे जरूर बताइए, और अगर नहीं पता है तो देखिए इसमें अलग होगा क्या, 9। सभी ऑड नंबर है,
लेकिन 7, 13 और 11 क्या है? अभाज्य संख्या भी है, प्राइम नंबर भी है, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक। अब उसी में 4 ऑप्शन में अगर वो अल्फाबेट लिख दिया या कोई शब्द लिख दिया, शब्द जैसे लिख देगा, मान लो पहला लिख दिया पहला लिख दिया मान लीजिए मुंबई, दूसरा लिख दिया रायपुर, तीसरा लिख दिया भोपाल, चौथा लिख दिया इलाहाबाद। अब इसमें अलग कौन सा है? तो थोड़ा आपको भाई जनरली अवेयर रहना पड़ेगा। तो इलाहाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं है, भोपाल भी राजधानी है, मुंबई भी राजधानी है और रायपुर भी राजधानी है। तो इस प्रकार से आप उसे अलग करेंगे। तो ये अलग अलग प्रकार से रहेगा। अब इसमें चित्र डाल दिया, नॉन वर्बल हो गया, तो वही कहलाएगा आपका प्रतीकात्मक। चित्र डाल देगा, दिए गए 4 चित्रों में से कौन सा अलग है। तो ये वाला टॉपिक कहलाता है क्लासिफिकेशन। समझ में आया? ठीक है। अब इसकी तैयारी करना है आपको डिटेल में, तो भाई डिटेल में तैयारी यदि करना चाहते हैं तो भाई मेरी क्लासेस चल रही हैं, जो कि लाइव भी है, रिकॉर्डेड कोर्स भी है, ऑफलाइन क्लासेस भी है। पूरा एसआई मेंस की डिटेल्ड क्लासेस जो ऑफलाइन, लाइव और रिकॉर्डेड तीनों मोड में अवेलेबल है, पूरी हाइब्रिड क्लास है। आप सकार एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। चौथा टॉपिक है हमारा सीरीज का। ठीक है, सीरीज सामान्य ज्ञान पर आधारित, शब्दार्थ, अलंकारिक, संख्या और मिश्रित श्रृंखला पर आधारित। अब यहां पर ना एक्चुअल में सामान्य ज्ञान पर आधारित शब्दार्थ की जरूरत नहीं थी। सीरीज में यहां पर वर्ड से रिलेटेड सीरीज वाले क्वेश्चन आप नहीं देखे होंगे कि भाई पहले दूध है, पानी है, चाय है, पत्ती है, शक्कर है, तो बन गया चाय। ऐसा टाइप का सीरीज थोड़ी ना हो सकता है। सीरीज आपका हमेशा नंबर पे बेस्ड रहेगा। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा रहा, आपको दे दिया 2, 3, 5, 7, तो अगला क्या आएगा? तो भैया आपको फट से क्या लगेगा? अगला 9 आएगा? नहीं, सारी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या 2, 3, 5 और 7। तो इसीलिए क्या आएगा यहां पर? इसीलिए अगला आएगा 11। ये आंसर होगा। ऐसे ही इसमें अल्फाबेट डाल देगा तो अल्फाबेटिकली होगा, अल्फाबेट और नंबर को जोड़ देगा तो वो अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न होगा। वो कहलाता है आपका सीरीज, श्रृंखला। ठीक। ये सीरीज आपका नॉन वर्बल के फॉर्म में भी रह सकता है, चित्र अलग अलग दे देगा, अगला क्या आएगा पूछता ही है। तो ये वाला टॉपिक सीरीज है। लेकिन सीरीज के लिए मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। सीरीज और मिसिंग नंबर रीजनिंग में वो टॉपिक होते हैं जिसको आपको एग्जाम में ज्यादा समय नहीं देना। 30 से 35 सेकंड यदि आप सॉल्व कर रहे हैं और आपको पैटर्न पूरा मिल जा रहा है तो ही अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ देना। जब एग्जाम में समय बचा रहे उसके बाद फिर आना है आपको उसे बनाने। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में यदि 100 क्वेश्चन आया तो बहुत समय नहीं है। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं पहले भी एक चर्चा कर चुका हूं, तो इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा ऑर्डर रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग दिए गए आंकड़ों से कम लिखा गया है, वो क्रम है। क्रम और रैंकिंग का क्रम पूछा जाएगा। तो ये रैंकिंग वो क्वेश्चन है कि एक कक्षा में रमेश का स्थान ऊपर से 16वां, महेश का स्थान नीचे से 10वां और उनके बीच में इतने लोग हैं, तो कुल कितने लोग हैं? एक आदमी लेफ्ट से इस स्थान पर है, राइट से इस स्थान पर है, जगह बदल लिए तो वो राइट से इस पे आ गया, तो कुल कितने लोग हैं? या लेफ्ट से अब वो कहाँ है, राइट से अब वो कहाँ है? समझ आ रहे हैं? सब क्वेश्चन सुने हैं ना? या रैंकिंग में वैसे क्वेश्चन भी होते हैं, ए बी से ऊंचा है, बी सी से ऊंचा है, सी डी से ऊंचा है, ई सबसे ऊंचा नहीं है, या ई सबसे छोटा नहीं है। समझ आ रहा है? तो उसमें हम एक रैंकिंग जमाते हैं, क्रम जमाते हैं और उसके आधार पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आया ये वाला टॉपिक कैसा है? बहुत सरल है, इसमें मेरे ख्याल से बहुत समझने जैसा तो कुछ है नहीं। आप रीजनिंग की जो भी आप बुक उठाएंगे उसमें रैंकिंग वाला जो टॉपिक रहेगा उसमें ये आप पढ़ेंगे। फिर अगला है आपका दिशा और दूरी। दिशा और दूरी के अंदर काफी डिटेल लिख दिया है कि नेटवर्क मार्गों और यात्रा की गई दूरी के आधार पर समस्याएं पूछी जाती है। तो इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना है, ये आपका डायरेक्शन का ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक आदमी उत्तर की ओर 5 मीटर गया, फिर अपने राइट साइड मुड़ा, फिर उसके बाद राइट साइड मुड़ के फिर 5 मीटर गया, फिर लेफ्ट मुड़ के 10 मीटर गया। ऐसा अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग क्वेश्चन है। जैसा क्वेश्चन में लिखा है आपको उसको ड्रॉ करते जाना है और उस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ आ रहा है? तो वही, अब चूंकि एक आदमी, जैसे कि मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, एक आदमी उत्तर की ओर 5 मीटर गया, फिर राइट साइड मुड़ा 5 मीटर गया, फिर राइट साइड मुड़ा 5 मीटर गया, फिर लेफ्ट साइड मुड़ा 5 मीटर गया।
अब यहां से क्वेश्चन होगा वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, अंतिम स्थान प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। ऐसा अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। तो डायरेक्शन वाले वैरायटी में एक क्वेश्चन है ये। डायरेक्शन वाले वैरायटी में दूसरा क्वेश्चन होता है कि जैसे कोई व्यक्ति सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला, पूरब दिशा में निकला, सामने से उसे उसका दोस्त आता हुआ दिखा, तो उसकी परछाई किस दिशा में बनेगी। समझ आ रहा है? तो ये सब क्वेश्चन हमारे कहलाते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन। बनेगा डायरेक्शन, ठीक है, कोई कठिन चीज नहीं है डायरेक्शन। चलिए आगे चलते हैं। मतलब ये पूरा एनालिसिस बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि जैसे जो डाउट्स आ रहे थे आपको कि भाई रीजनिंग की अगर हम बात करें तो उस टॉपिक के अंतर्गत क्या डिटेलिंग लिख दी गई है, उसके अंतर्गत क्या आएगा। भाई कुछ कुछ तो रीजनिंग के टॉपिक है भी नहीं, उसको रीजनिंग में डाल दिया, और कुछ कुछ मैथ्स के टॉपिक नहीं है, उसको मैथ्स में डाल दिया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये रीजनिंग के जो लगभग 12 में 12 क्या 12.5 है एग्जैक्ट, आखिरी वाला जो 15वां टॉपिक लिखा है ना, उसमें आधा रीजनिंग है आधा मैथ्स है। अभी देखेंगे कौन सा है। मान के चलो जो 2.5 टॉपिक के अंतर्गत मैथ्स का उल्लेख है और बाकी 12.5 टॉपिक के अंतर्गत आपका रीजनिंग का उल्लेख है, उस रीजनिंग को पढ़ने में जितना समय लगेगा ना, वो 2.5 टॉपिक के मैथ्स को पढ़ने में उससे 3 गुना समय आपको लगना है। तो मैथ्स को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। मैथ्स नो डाउट कुछ पोर्शन को काट दिया है सिलेबस में, कुछ पोर्शन हट गए हैं, लेकिन जो पोर्शन है और रीजनिंग से 3 गुना ज्यादा में। कैसे, वो अभी हम चर्चा करते हैं। देखिए अगला है आपका अनुपलब्ध संख्याएं यानी मिसिंग नंबर। ठीक है। अब इसमें आव्यू आरेख लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आव्यू आरेख मतलब ये मिसिंग नंबर, इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है यही आपका आव्यू और आरेख। आव्यू और आरेख का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का वो चित्र दे देगा, उसमें या तो कोई अल्फाबेट मिसिंग रहेगा या तो कोई नंबर मिसिंग रहेगा। अब यहां लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आएगा। अब मैं लाइन से लिख रहा हूं तो आपको पता है 9 आएगा। तो ये मिसिंग नंबर भी सीरीज जैसा वो टॉपिक है कि एग्जाम में 30 से 35 सेकंड तक सोचना है, नहीं बना तो आगे बढ़ना है। जब पूरा पेपर बना लो तब दिमाग लगाना, क्योंकि अगर पैटर्न मिलना है तो अगर प्रैक्टिस किए हो सीरीज के या मिसिंग नंबर के 100-150 क्वेश्चन आप बनाए हो तो 30-35 सेकंड में पैटर्न मिल जाएगा, और नहीं मिला तो सोचते रहो, वो बाकी क्वेश्चन का समय खा जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसमें बहुत समय नहीं देना। चलिए आगे चलते हैं, अगले टॉपिक में आते हैं। भाई अगला टॉपिक है हमारा वर्णमाला या शब्द परीक्षण। वर्णमाला शब्द परीक्षण ये अल्फाबेट से रिलेटेड पूरा टॉपिक है। अल्फाबेट ए से जेड तक कितने अल्फाबेट होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है अनुक्रम और शब्द निर्माण। आपको कोई ढेर सारा अल्फाबेट लिख देगा, फिर एक क्वेश्चन दे देगा, अगर इसे अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में जमाया जाए तो शुरू से पांचवा कौन सा होगा, या शुरू से पांचवे के लेफ्ट तीसरा राइट चौथा कौन सा होगा। ये वाला क्वेश्चन इसमें बनता है। तो वही हो गया आपका अनुक्रम। शब्द निर्माण कहने का मतलब आपको दे देगा कुछ अल्फाबेट, 3 अल्फाबेट या 4 अल्फाबेट दे दिया, इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि 2 क्वेश्चन बनते हैं, कितने शब्द और कितने अर्थपूर्ण शब्द। शब्द तो कुछ भी बन सकता है भाई, सीधी सी बात है। ये आईटीआई में लिख दूं तो ये भी एक प्रकार का शब्द है, हालांकि शॉर्ट फॉर्म है। आईटीआई तो हम सभी जानते हैं क्या होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन एक शब्द तो है ना, लेकिन अर्थपूर्ण शब्द नहीं है। अर्थपूर्ण शब्द आपको बनाना पड़ेगा। भाई जैसे अगर मैं 2 ले रहा हूं, मैं ले लूं BTIE, शायद ये अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं BITE बाइट, तो ये एक अर्थपूर्ण शब्द है। तो शब्द बनाना अक्षरों से 2 प्रकार से होता है, केवल शब्द बनाओ, कितना शब्द बन सकता है बताओ, और एक होता है अर्थपूर्ण शब्द बनाना। तो ये हो गया दूसरा वैरायटी। फिर आपका मैट्रिक्स, अव्यवस्थित शब्द, प्रत्यय आदि। अब प्रत्यय ये हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय समझ समझो। मेरे ख्याल से इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है सफिक्स या प्रीफिक्स से रिलेटेड, कि निम्न में से किसमें सफिक्स या प्रीफिक्स को लगाए तो उसका अर्थ बन जाए। हालांकि रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन नहीं रहते हैं, अब वो लिख दिया है सिलेबस में, तो आपको बस यही सोचना है कि अल्फाबेट से रिलेटेड कितने भी प्रकार के क्वेश्चन बने आपको बताना है। आपको अल्फाबेट में कुछ ऐसे क्वेश्चन लिख देगा, एक वर्ड लिख दिया मान लो वेब पेज, अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें कितने स्वर हैं, एक सिंपल क्वेश्चन यही हो गया। या प्रत्येक स्वर को अल्फाबेट में उसके बाद आने वाले कॉन्सोनेंट या व्यंजन से बदल दिया जाए तो नया शब्द कौन सा होगा।
ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। या कोई शब्द दे दिया, नीचे 4 ऑप्शन दे दिया, दिए गए शब्द से नीचे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ये भी अल्फाबेट से रिलेटेड, वो सब इसी टॉपिक के अंतर्गत आएगा ना। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि इसमें ऐसे कितने पेयर हैं जिसके बीच उतने ही लेटर हैं जितने की अंग्रेजी अल्फाबेट में होते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन हम सीखते हैं, अब एक एक क्वेश्चन हम बना के यहाँ बता देंगे तो एक तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और फिर हम क्लास में क्या करेंगे, क्लासेस में यही सारी चीजें सीखेंगे जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो ये अल्फाबेट वाला टॉपिक आपको समझ हो गया। बहुत वैरायटी होती है ना अल्फाबेट में, अनगिनत वैरायटी है। उसे हम करेंगे भाई क्लास हमारे कोर्स के अंतर्गत। 9वां टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम, लॉजिक और सिलोगिज्म आदि। तो सिलोगिज्म तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वही कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ चूहे हाथी है, तो नीचे 2 ठो निष्कर्ष दे देगा, कुछ हाथी बिल्ली है क्या, ये आपसे पूछेगा, आपको बताना है सही है कि गलत। बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको सीखेंगे। दूसरा वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन आता है कि भाई अगर लिख दिया जाए खेल, क्रिकेट और टेनिस, ठीक है, खेल, क्रिकेट और टेनिस, इसे कौन सा वेन डायग्राम निरूपित करेगा। तो भाई खेल, खेल की एक कैटेगरी हो गई, उसके अंदर क्रिकेट हो गया और उसके अंदर टेनिस हो गया। तो ये हमें बताना रहेगा कि ऐसा कौन सा, 4 ऑप्शन रहेंगे, अलग अलग वेन डायग्राम रहेगा, कौन उसे निरूपित करेगा। या उल्टा दे देगा, आपको एक वेन डायग्राम दे देगा और फिर नीचे उत्तर पूछेगा। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन भी होते हैं कि भाई त्रिभुज शिक्षकों को रिप्रेजेंट करता है, वर्ग जो है बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है, गोला जो है इसको रिप्रेजेंट करता है। फिर अलग अलग यहाँ पे मान लो संख्या दे देगा, 5, 7, 11, जो भी मान लो उदाहरण के लिए संख्या दे देगा। फिर आपसे पूछेगा कि बताइए कौन जो केवल शिक्षक है पर बिजनेसमैन नहीं है। ऐसा अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन होगा, देखे होंगे। मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन पूरा ऐसे एक सिलेबस का क्वेश्चन करेंगे तो टॉपिक ही हो जाएगा। मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ, इसके अंतर्गत इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ रही चीजें। ना समझ आए, कुछ टॉपिक आप पर्टिकुलर पढ़ना चाहते हैं या मुझसे जानना चाहते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पहेली। भाई पहेली यानी पजल, और आपके लिए एक अच्छी बात है कि इस पजल में केस स्टडी नहीं है। मतलब जो पैराग्राफ वाला पजल रहता है, लंबा चौड़ा कहानी लिखा रहता है, वो नहीं है। आपको केवल सिटिंग अरेंजमेंट दिया है, डबल लाइनअप व्यवस्था, परिपत्र व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, रैखिक व्यवस्था। यानी कि भाई एक तो लाइनअप रैखिक व्यवस्था, एक लाइन में 10 लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ऐसा क्वेश्चन। डबल लाइनअप व्यवस्था, 2 समानांतर रेखाओं में ऊपर वाली नीचे मुंह करके, नीचे वाली ऊपर मुंह करके बैठे हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन हो गया। परिपत्र व्यवस्था यानी किसी भी प्रकार की आकृति, एक वृत्ताकार टेबल पे बैठे हैं, एक वर्गाकार टेबल के भुजाओं और कॉर्नर पे बैठे हैं। ये अलग अलग सिटिंग अरेंजमेंट की वैरायटी होती है। ये पजल में आपको सिटिंग अरेंजमेंट दिया है, पजल नहीं दिया है कि भाई आपके 5 बॉक्स है, अलग अलग कलर है, या 5 मंजिल है, अलग अलग में अलग अलग व्यक्ति रहता है, ये इसके ऊपर नहीं रहता, इन दोनों के बीच केवल एक रहता है। ये सिलेबस में नहीं है। आप चाहें तो हम उसे बता सकते हैं और आप उसे पढ़ भी सकते हैं, लेकिन वो नहीं है। सिलेबस में जो लिखा है वो केवल सिटिंग अरेंजमेंट लिखा है। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया क्या है पजल में। 11वें टॉपिक में आते हैं, डेटा पर्याप्तता, डेटा सफिशिएंसी। देखिए डेटा पर्याप्तता एक्चुअल में ये नहीं है, घन और डाइस नहीं है। डेटा पर्याप्तता अलग ही टॉपिक है, इन्होंने सिलेबस के अंतर्गत लिख दिया है इस वर्ड को, लेकिन डेटा पर्याप्तता जो है बिल्कुल अलग टॉपिक है। डेटा पर्याप्तता मतलब आप सीजीपीएससी के पेपर में क्वेश्चन से देखे होंगे कि आपको मैथ्स का एक क्वेश्चन दे देगा, रीजनिंग का एक क्वेश्चन दे देगा, नीचे 2-3 कथन दे देगा और आपसे बोलेगा कि बताइए कौन से कथनों के इस्तेमाल से इसका उत्तर निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है। ये कहलाता है भाई डेटा पर्याप्तता या डेटा सफिशिएंसी। समझ आया? तो वो अलग चीज है, इसके अंदर जो लिखा है वो बिल्कुल अलग है। अब इसके अंदर क्या लिखा है मैं वो बता देता हूँ। घन और डाई से संबंधित क्वेश्चन, तो क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्यूब है, काटा गया है, 2 साइड कलर किया गया है, कितने केवल एक साइड कलर वाले हैं, कितने केवल बिना कलर वाले हैं। ये सब आपके क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है। पासा, आपको स्टैंडर्ड पासा, नॉन स्टैंडर्ड पासा, 2-3 पासा दे दिया है, 3 के पीछे क्या आएगा, 4। पासा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर है हो तो आपको। अंक गणितीय संचालन आदि ये बोर्ड मैस है,
अंक गणितीय संचालन कहने का मतलब बॉडमेस, प्लस को माइनस कहते हैं, माइनस को डिवाइड कहते हैं, डिवाइड को इनटू कहते हैं और इनटू को प्लस कहते हैं। समझ आया? तो फिर आप वहां संख्याओं के बीच चिन्ह को बदलोगे, बॉडमेस अप्लाई करोगे, जो उत्तर आ रहा है वो बताओगे। इस प्रकार के क्वेश्चन ये अंक गणितीय संचालन में आते हैं। समझ आया? ठीक है, डाउट्स लगभग सभी को यही आ रहे थे इस प्रकार के कि इसमें क्या पढ़ना है। तो मैं आज आपको यही बता रहा हूं कि हाँ, इस टॉपिक के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। अब अभी भी यदि आप सकार एकेडमी के चैनल में इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं फिर से बता दूं, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है स्वप्निल मैथ्स, जो बिल्कुल मैथ्स और रीजनिंग के लिए डेडिकेटेड है। अभी अभी मैंने शुरू किया है, तो डेफिनेटली आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारे डिटेल वीडियो, शॉर्ट्स, शॉर्ट ट्रिक्स, मेथड, कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आज तक अपने 12 वर्षों के अध्यापन और उसके पहले के अध्ययन के दौरान जो भी मैंने सीखा है, मैं आपको जरूर उसमें सिखा रहा हूं, तो उससे जरूर जुड़िए। चलिए आगे देखते हैं। 12वां, ठीक है, 12वां टॉपिक है गैर मौखिक तर्क, पेपर फोल्डिंग, क्यूब्स, डाइस, गिनती के आंकड़े आदि। अब ये तो नॉन वर्बल है, बच्चों वाले टॉपिक है। फोल्ड करने से कैसा दिखेगा, काटने फाड़ने से कैसा दिखेगा, इन टुकड़ों को जोड़ने से कैसा दिखेगा, इन टुकड़ों से बनने वाली आकृति निम्न में से किस ऑप्शन में दी गई है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है। वही आपका डाइस से संबंधित क्वेश्चन। अब इसमें डाइस कहां से आ गया, ये वाला क्वेश्चन आपको याद होगा कि कागज का एक टुकड़ा है, इस प्रकार का कागज का आपका टुकड़ा है मान लो, ठीक है, ऐसा दिया है 1 2 3 4 5 और 6। इस कागज के टुकड़े को मोड़कर एक पासा बनाया गया है, डाइस बनाया गया है, तो किसके पीछे क्या आएगा, किसके बाजू क्या आएगा, ये क्वेश्चन आता है। तो ये है आपका नॉन वर्बल वाला पासे का क्वेश्चन, पूरा बनेगा आपसे। गिनती के आंकड़े, वही पेपर फोल्ड किए तो कितने उसमें होल रहेंगे, कितने होल नहीं रहेंगे, ये इस प्रकार का नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, इसीलिए रीजनिंग का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आखिरी टॉपिक है, और भी है रीजनिंग में एक टॉपिक, पर उसको मैथ्स के अंतर्गत डाल दिया है। अब इसके बाद ये जो है हमारा 13वां नंबर का जो मैथ्स लिखा है, मात्रात्मक योग्यता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल स्किल, संख्यात्मक कौशल। अब देखिए, यहां पे पूरे मैथ्स को एक साथ लिख दिया, ये दो टॉपिक के अंतर्गत लगभग लगभग 90% मैथ्स को लिख दिया। कैसे भाई, यहां पे पहला आपको दिख रहा है संख्या और उसके संबंध, संख्या और उसके संबंध यानी नंबर सिस्टम वाला पूरा टॉपिक आ गया। ठीक है, अब नंबर सिस्टम के अंतर्गत एक्चुअल में क्या आता है, यहां पे जो संख्या और उसके संबंध है, ठीक है, और चलो थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पर जो दिया है संख्या और उसके संबंध, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, यहां तक जो टॉपिक है आपका पूरा नंबर सिस्टम वाला टॉपिक है। आपके जितने भी परिमेय संख्या से संबंधित लैडर फ्रैक्शन के क्वेश्चन मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताए हैं, वो वाले टॉपिक है। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण की जितनी वैरायटी होती है उसके पूरे टॉपिक है। एलसीएम एचसीएफ भी इसमें इंक्लूड है ना, आपके सिलेबस में एलसीएम एचसीएफ नहीं लिखा है ऐसा नहीं समझना है, संख्याओं और उसके संबंध में एलसीएम एचसीएफ भी आएगा, वर्ग और घन भी आएगा, वर्गमूल और घनमूल भी आएगा, और घातांक और करणी भी। जब प्री में आया है घातांक करणी का क्वेश्चन, तो इसमें कैसे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक इसमें आपको कवर करने हैं यहां तक। ठीक, फिर अनुपात और समानुपात की मैं बात करूं। अच्छा देखिए, ये जो पूरा टॉपिक है, जो जितने टॉपिक का मैं अभी तक नाम लिया, ये इसकी मात्रा उतनी ही है जितना अभी तक मैं सारे रीजनिंग के टॉपिक बताया हूं। मानिए इस बात को, बिल्कुल भ्रम में ना रहे, बेवकूफी मूर्खता बिल्कुल ना करे कि मैथ्स जो है वो कम है। अगर कोई आपको ऐसा समझा रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं वो मूर्ख है, और आप उसके चक्कर में मूर्ख ना बने। अगर वो मैथ्स कम भी है, अगर अधिक से अधिक क्या होगा, आपके एग्जाम में मैथ्स का क्वेश्चन कम आएगा, ये तो एग्जाम लेने के पहले बताएगा ना भैया, एग्जाम लेने वाली जो बॉडी है कि हाँ इसमें रीजनिंग के इतने आ रहे हैं, मैथ्स के इतने आ रहे हैं। पर अगर नहीं बताया, नहीं बताया तो आपको मान के चलना है मैथ्स बराबर आएगा, नहीं तो कम से कम रीजनिंग 60 दे दिया तो मैथ्स तो 40 आएगा ही। और जितना अभी तक मैं रीजनिंग का सिलेबस बताया हूं पूरे 12 टॉपिक तक, ये जितना मैं अभी केवल येलो से अंडरलाइन किया हूं, उसकी संख्या और इसकी संख्या, मतलब उसको पढ़ने में 12 को जितना समय लगेगा, इस आधी लाइन को पढ़ने में उतना समय आपको लगेगा।
क्योंकि मैथ्स में समय लगता है तैयारी करने में, रीजनिंग की तैयारी आप जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है आपका अनुपात और समानुपात। ये टॉपिक से भी आप क्लियर है, अनुपात से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, रेशियो से रिलेटेड, कि भाई इसके खर्च का अनुपात इतना है, आय का अनुपात इतना है, बचत ये है तो क्या होगा। और सिक्के वाले क्वेश्चन होते हैं, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे की सिक्कों का अनुपात। अनुपात से तो ढेर सारी वैरायटी बनती है वाले क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद है प्रतिशतता और ये लाभ हानि, ये मिलता जुलता टॉपिक है। परसेंटेज से जो पढ़ना हम शुरू करेंगे तो फिर परसेंटेज लाभ हानि ये लाइन से देखते हैं। और यदि परसेंटेज आप अच्छे से पढ़े तो 7 से 8 क्लास तो केवल परसेंटेज के लिए लगती है। वैसे ही 7 से 8 क्लास पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि के लिए लगती है। 15 क्लास तो यही दो दो टॉपिक में खत्म हो जाती है, पढ़ना ही पड़ेगा, वैरायटी ही उतनी है। और आपका एग्जाम ऐसा है कि मैथ्स रीजनिंग की संख्या ज्यादा है, तो एक एक टॉपिक से आपके 2-2 3-3 क्वेश्चन आने के बहुत संभावना है। तो इसीलिए वैरायटी तो पूरी की पूरी आपको कवर करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये लाभ और हानि के बारे में पता है। अब देखिए औसत के अंतर्गत माध्य, मोड और माध्यिका लिख दिया है, मीन मोड मीडियन वाले टॉपिक यहाँ पर लिख दिया है। ये औसत का ही प्रकार होता है, लेकिन इसको बनाने का तरीका अलग होता है। हालांकि ये जनरल हमारे अदर एग्जाम में नहीं आता है, ये सिलेबस में क्यों लिख दिया है ये मुझे क्लियर नहीं है। औसत तो आपको पढ़ना ही है, औसत एक मैथ्स का जरूरी टॉपिक है, वो तो आप पढ़ेंगे ही। लेकिन अब आपको थोड़ा अलग से माध्य, मोड और माध्यिका, इसके अलग क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ये औसत के ही प्रकार है, इसीलिए औसत के ब्रैकेट में लिखा है। लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है और आंसर भी अलग आता है। अगर आंसर अलग नहीं आता तो सॉल्व करने के तरीके से कोई मतलब ही नहीं था। तो औसत से अलग इसका आंसर आता है, इसीलिए इसे पढ़ना जरूरी है। ये आपके लिए नया टॉपिक है। ठीक है, तो आपने सुना होगा माध्य वाले क्वेश्चन, बहुलक वाले क्वेश्चन, समांतर माध्य वाले क्वेश्चन। 10वीं तक के क्लासेस में जो वाणिज्य गणित रहता है, कमर्शियल मैथमेटिक्स, इवन सीजीपीएससी मेंस में भी ये टॉपिक है। तो जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इससे भली भांति परिचित होंगे। तो ये टॉपिक है, इसे हमें पढ़ना है। इससे बहुत लिमिटेड वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं, आराम से हम इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, बहुत सरल है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, 14वें नंबर में लिखा है भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और 13वें में लिखा था संख्यात्मक योग्यता। हिंदी और इंग्लिश एक ही है ना ये। खैर, अब सरल और यौगिक लिख दिया है। सरल और यौगिक नाम का कोई चीज, कोई टॉपिक मैथ्स में है ही नहीं। सरल और यौगिक, सिंपल और कंपाउंड। तो सरल और यौगिक, सिंपल और कंपाउंड, मुझे ऐसा लगता है ये दो चीजें हो सकती है। सरल और यौगिक, सिंपल और कंपाउंड, या तो ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है, या तो ये आपका एलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण और युगपत समीकरण, या तो वो, क्योंकि नहीं लिखा है ना क्लियर, मैं क्या बताऊं। तो मेरे ख्याल से पहली संभावना तो ये है कि सरल और यौगिक का मतलब ब्याज हो सकता है। सरल ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और यौगिक मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज, ये हो सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से। अगर वो नहीं है तो अलजेब्रा का जो टॉपिक होता है लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो। तो मेरी ये सलाह है, और जो मैं अपने क्लास के अंतर्गत मैं करूंगा, मैं वो दोनों पढ़ाऊंगा। मैं SICI भी पढ़ा दूंगा और मैं वो अलजेब्रा वाला पार्ट भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि उसके अलावा अलजेब्रा कहीं नहीं है। तो देख लेंगे उसको भी हम बेसिक। तो आप ये ध्यान रखिए, आप स्वयं से तैयारी यदि कर रहे हैं तो वो दोनों टॉपिक मान के चलिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्लियर लिखा नहीं है। ठीक है, अब समय और काम, टाइम एंड वर्क, इस टॉपिक से तो क्लियर है। एक किसी काम को 10 दिन में भी फलाना दिन में करता है तो कितने दिन में खत्म होगा, इसकी वैरायटी से आप परिचित है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रफल और आयतन। देखिए टाइम एंड वर्क भी यदि आप पूरा वैरायटी पढ़ें और क्लास करें तो 5 से 6 क्लास का टॉपिक है। अब मेंसुरेशन की बात करूं मैं, तो क्षेत्रफल और आयतन, स्वयं क्षेत्रफल 6 से 7 क्लास और आयतन 6 से 7 क्लास का टॉपिक है। मैथ्स इसीलिए पढ़ने में समय लगता है, मैथ्स में बहुत वैरायटी होती है। तो मेंसुरेशन मतलब क्षेत्र और आयतन, क्लियर है आपको, क्षेत्रफल और आयतन। गति, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस की बात हुई तो शुद्ध 12-13 क्लास आपका गया। 12-13 घंटा, अब घर में कर रहे हैं तो 12-13 घंटा कर सकते हैं, क्लास तो डेली आना रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक रहता है मैथ्स में, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी वाला जो टॉपिक है। इसके वैरायटी से तो आप भली भांति परिचित है। अब आखिरी में लिख दिया है समीकरण। तो मुझे लगता है जब सिलेबस ये लिखा, मैं इसे अलजेब्रा क्यों कहा, आपको सबसे पहले लग रहा होगा सरल और यौगिक का मतलब यही सरल ब्याज और यौगिक ब्याज, SI और CI हो सकता है। लेकिन चूंकि आखिरी में समीकरण लिख दिया तो मेरा ऐसा मानना है, जिसने टाइप कर रहा होगा कहीं से कॉपी पेस्ट, ये समीकरण यहाँ का है, वो लिख दिया है आखिरी में।
तो मेरा ऐसा मानना है ये सरल और यौगिक समीकरण है। सरल और या हो सकता है मेरे टाइप करने में यहाँ आ गया होगा, ये भी हो सकता है। जहां तक मैं ओरिजिनल सिलेबस की बात करूं, मैं एक बार देख लेता हूं भाई। ये तो पता चला आप लोग कमेंट करेंगे सर ओरिजिनल में भी वही है, आप गलत किए हो। नहीं, ओरिजिनल की भी मैं अगर बात करूं तो यस, पहले सरल और यौगिक लिखा है और आखिरी में समीकरण। तो मेरा ऐसा मानना है ये समीकरण यहां होना चाहिए, तो वो सरल और यौगिक समीकरण कहलाता, मतलब आपका रैखिक समीकरण और युगपत समीकरण, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले अलजेब्रा के क्वेश्चन। इसलिए मैंने कहा कि अलजेब्रा का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर है। समझ आया? अब दोनों पढ़ेंगे हम, तो कोई मतलब नहीं है उससे। चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद 15वां टॉपिक है जिसमें लिखा है तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क। छोड़ो, उसे क्या लिखा है, अंदर है कैलेंडर। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फलाना ठिकाना डेट को ये दिन था, तो आज कौन सा दिन होगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं। रिश्तों की समस्याएं तो हर घर में होती है, उसमें हमको नहीं उलझना है। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, ए डी का भाई है, डी की दो पुत्री है और सी जो है वो बी की बहन है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है, हमको जो उसमें आंसर पूछा रहता है कि इसका इससे क्या रिश्ता है वो बताना है, वो है आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब ये लाइन ग्राफ और पाई चार्ट ये रीजनिंग नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि 2.5 टॉपिक जो है वो मैथ्स के हैं और 12.5 टॉपिक जो है वो रीजनिंग के हैं। लाइन ग्राफ और पाई चार्ट ये डेटा इंटरप्रिटेशन मैथ्स का टॉपिक है, आपको दे देगा ऐसा भाई। लाइन ग्राफ कुछ इस प्रकार का रहता है, यहाँ अलग अलग डेटा दे देगा, यहाँ 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 सबका वैल्यू, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा। पाई चार्ट की बात करें तो ऐसा गोला रहता है, ये अलग अलग दे देगा, एक व्यक्ति के खाने का खर्च, रहने का खर्च, पढ़ाई का खर्च, एंटरटेनमेंट का खर्च, परसेंटेज दे देगा, उसके आधार पर आपसे क्वेश्चन करेगा। तो ये आपका पाई चार्ट है, ये मैथ्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे भाई हमारे कोर्स के अंतर्गत। और आप भी यदि कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सकार एकेडमी में सब इंस्पेक्टर मेंस के लिए ऑफलाइन क्लासेस भी संचालित है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी आप कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी कर सकते हैं। आप मैथ्स की सेपरेट क्लास चाहते हैं तो वो रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी है। आप यदि केवल लैंग्वेज या जीएस पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी क्लासेस अवेलेबल है, और हमारे चैनल में इसके डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। और फिर से यदि आपने मेरे चैनल स्वप्निल मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर उसे सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना फीडबैक मुझे जरूर बताइए। तो इस प्रकार ये सिलेबस का पूरा एक एनालिसिस मैंने आपको बताया है एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। आने वाले समय में जीएस के लिए भी कंप्लीट एनालिसिस हमारे द्वारा पब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, रैंक से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, सिलेक्शन होगा कि नहीं उससे रिलेटेड, आप बेझिझक होकर मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपका ये रैंक है, आपके सिलेक्शन होने की कितनी संभावना है। बहुतों ने कहा कि कट ऑफ और सिलेक्शन के लिए आपने क्यों नहीं बताया, तो देखिए एक सत्य जान लीजिए, हर विद्यार्थी को किसी की बात नहीं सुननी है, स्वयं का सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं खुद से कैलकुलेट करके देखना है और उसे देखना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हो रहा है, कैसे कट ऑफ निकाला जा रहा है। अगर मैं हर कैटेगरी का बताऊंगा तो देखिए, अनरिजर्व्ड अलग, अनरिजर्व्ड फीमेल अलग, ओबीसी अलग, ओबीसी फीमेल अलग, ओबीसी मेल अलग, और उसमें भी आपका फिर वही सेम एससी, सेम एसटी, और इसके अंतर्गत मेल फीमेल तो है ही, इसके अंतर्गत आपका जो पुलिस विभाग के लिए रिजर्वेशन है और एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन है, उनके कट ऑफ अलग। इतने सारे कट ऑफ पे डिटेल्ड वीडियो मुझे नहीं लगता बनाना उचित है, इसीलिए मैंने नहीं बनाया। पर हाँ, अफवाहों पे यकीन ना करें, आपको जिसको भी डाउट है बेझिझक होकर कॉल करें, हम आपको जरूर गाइड करेंगे कि हाँ इस वे में कट ऑफ का कैलकुलेशन किया जाएगा। हम आपको एक अप्रॉक्स बता देंगे कि हाँ यहाँ से यहाँ तक आप काउंट कीजिए, यहाँ तक है तो सेफ है, यहाँ तक नहीं है तो सेफ नहीं है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ, 6000 रैंक, लगभग 6030 आता है एग्जैक्ट, 6000 रैंक तक लगभग यदि कोई जनरल लड़का है तो वो सेलेक्ट, ठीक है। और उसके ऊपर जनरल लड़का तो सेलेक्ट नहीं है, पर अदर कैटेगरी का कोई व्यक्ति है, कैंडिडेट है, तो वो सेलेक्ट हो सकता है। खैर, कट ऑफ सिलेक्शन पे बहुत पहले से बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है, उस पर हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तैयारी करने का समय है, पढ़ने का समय है। और दूसरा ये नहीं सोचना है कि भाई अभी तो आरक्षण का मुद्दा फंसा हुआ है, अभी तो कोई पोस्ट ही नहीं आने वाली है, अभी से पढ़ के क्या रहेंगे। तो मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, चॉइस आपकी है, और वो चॉइस ये है
कि आपको क्या करना है। जब 40 दिन का समय दिया जाए तो दौड़ भाग के टेंशन में बीपी बढ़ा के पढ़ाई करना है, या अभी जो प्रॉपर समय मिला है डिटेल वे में पढ़ाई करना है। हम उस समय भी पढ़ाएंगे, हम 40 दिन का भी समय रहेगा तो हम उसके लिए भी टारगेट कोर्स शुरू करेंगे, हम उस समय भी पढ़ाएंगे, और अभी हम डिटेल में भी पढ़ा रहे हैं। तो चॉइस आपकी है, आपको आराम से डिटेल में पढ़ना है या जब सर पे तलवार लटकेगी तब पढ़ना है। मेरे ख्याल से सारी जानकारी आपको क्लियर है। चलिए अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।